नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। महिलाओं की स्थिति एवं सुधार आपको टॉपिक देखने का मिलेगा। यदि आप महिलाओं की स्थिति एवं सुधार से जो आने वाला प्रश्न है उसको इतिहास सेक्शन के अंतर्गत आप देखना चाहते हैं तो वह आपको देखिए JCERT जैक का किताब जो है आप क्लास 8 में चले जाइएगा। इतिहास का क्लास 8 में का एक्सरसाइज 8 में आपको देखने को यहाँ से मिलेगा, ठीक है। जो है महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, ये चैप्टर का नाम खुद व खुद दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी यदि JCERT जैक के किताब को पढ़ना चाहते होंगे तो क्लास 8 का इतिहास का किताब में एक्सरसाइज 8 में चले जाइएगा। वहाँ महिलाओं की स्थिति एवं सुधार से आपको सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। हम देखिए वहीं से आपके लिए यहाँ पर सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ बनाए हैं और साथ साथ इसमें जो है आपको नीचे इसका डीपली भी दिया गया है, ठीक है। यानी वस्तुनिष्ठ और थ्योरी दोनों एक साथ हम बना करके दे रहे हैं, ठीक है। इसके पहले आपको यहाँ पर ज्योग्राफी सेशन समाप्त है, पॉलिटिकल सेशन समाप्त है। आप यहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ JCERT किताब से जो पढ़ना पसंद करते होंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रश्न कम है, लेकिन ऐसे प्रश्न हैं जो आपको किसी प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न जो है आएगा JCERT जैक की किताब से, अवश्य पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, हड़प्पा काल में समाज कैसा था। आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा काल जो था उसमें समाज कैसा था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी। यानी मातृत्वात्मक थे, पितृत्वात्मक था, ए और बी दोनों सही है या कोई नहीं, ठीक है। देखिए जब ये हड़प्पा काल था उस समय जो समाज था वो मातृत्वात्मक था, माता पर आधारित समाज होता था। तो हड़प्पा काल का समाज जब भी आए तो आप मातृत्वात्मक में टिक करके चले जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला शासिका कौन थी। देखिए इसमें जो है यहाँ पर महिलाओं की स्थिति एवं सुधार पाठ का नाम है, इसलिए महिलाओं के बारे में इसमें आपको प्रश्न का ज़्यादा जिक्र मिलेगा, जिससे महिलाओं का यहाँ पर जो भी शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, उस सारी चीज़ों का उजागर इसमें किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वह पहली महिला पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन भारत की पहली महिला कौन है, जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला शासिका कौन थी। मोहम्मद गौरी, विजया लक्ष्मी पंडित, रजिया सुल्तान या कोई नहीं, ठीक है। तो वह पहली महिला शासिका जो थी वह थी आपकी रजिया सुल्तान, ठीक है। कौन थी? रजिया सुल्तान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जन्म के समय तक भारतीय समाज कैसा था। देखिए अभी तो जो हड़प्पा सभ्यता था, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के समय तक समाज कैसा था, तो मातृत्वात्मक था, ठीक है। लेकिन जब गौतम बुद्ध के जन्म के समय तक हुआ तो उसमें भारतीय समाज में क्या हुआ, धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। तो ये बदलाव जब हुआ तो वो कैसा समाज बन गया, तो वो आपका पितृत्वात्मक बन गया। कैसा समाज बन गया? पितृत्वात्मक समाज बन गया था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने कन्या शिशु वध को कब गैरकानूनी घोषित कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने, देखिए पहले कन्या शिशु जो होती थी, लड़कियां जो होती थी, उनका बहुत अधिक प्रचलन था कि उनका क्या कर दिया जाता था, वध कर दिया जाता था, ठीक है। जैसे ही बालिका का जन्म होता था तो उसको बालिका को वध कर दिया जाता था। तो इसको ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, गैरकानूनी घोषित कर दिया। वो कब गैरकानूनी घोषित किया था, ठीक है, 1870 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1872 या 1873। देखिए इसका राइट आंसर 1870। देखिए यहाँ पर क्या है इसका, देखिएगा यहाँ पर नियम क्या है, क्या किया गया था। 1795 ईस्वी के बंगाल के नियम 21 और 1804 के नियम 3 से कन्या शिशु हत्या को भी साधारण हत्या के बराबर मान लिया गया और भारतीय रियासतों के रेजिडेंट को
भी यह निर्देश दिया गया कि वे रियासतों में इस कुप्रथा को बंद करने का प्रयास करें। ठीक है, इस तरह से क्या किया गया, बंद करने का प्रयास करें। तो ये यहाँ पर क्या किया गया, कन्या शिशु को बंद किया गया। किसके प्रयास के कारण बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ? बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था कि बाल विवाह चल रहा था, बाल विवाह की प्रथा थी, तो ये बाल विवाह जो है अधिनियम लाया गया, जिसमें यहाँ पर शादी का उम्र भी बनाया गया। तो वो किसके प्रयास के कारण बाल विवाह अधिनियम बन पाया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बाल विवाह के लिए केशव चंद्र सेन की तरफ से बहुत अधिक प्रयास किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको कुछ हम नोट्स है, देखिए यहाँ पे बंगाल में ब्रह्म समाज तथा महाराष्ट्र में रानाडे और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बाल विवाह का विरोध किया गया था। ठीक है, अंततः केशव चंद्र सेन के प्रयासों के कारण 1872 ईस्वी में बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, और बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित किया गया। केशव चंद्र सेन का प्रयास था कि बालिकाओं का जो बाल विवाह छोटे उम्र में शादी कर दिया जाता है उसको न किया जाए। तो इसके लिए किसने प्रयास किया? केशव चंद्र सेन ने प्रयास किया, और उनके प्रयास के कारण 1872 ईस्वी में बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया, और बाल विवाह अब नहीं हो उसको क्या कर दिया गया, तो गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसलिए इसमें केशव चंद्र सेन का प्रयास था। ठीक है, शारदा कानून किसके प्रयास से बना? ठीक है, शारदा कानून एक आया, शारदा कानून। वो शारदा कानून क्या था, इसमें हम नीचे डिटेल्स भी आपको किए हुए दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शारदा कानून जो महिलाओं के लिए लाया गया वो किसके प्रयास से बना था? हरविलास महान, हरविलास शारदा, हरविलास आत्मा या कोई नहीं। ठीक है, तो शारदा कानून है, इसलिए हरविलास शारदा के द्वारा बनाया गया होगा, इसीलिए इसका नाम शारदा कानून पड़ा होगा। ठीक है, तो हरविलास शारदा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये हरविलास शारदा के तरफ से क्या हुआ था, देखिए तो हरविलास शारदा के प्रयास से सितंबर 1929 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की ओर से एक कानून बनाया गया जिससे शारदा कानून कहा गया। ठीक है, इस शारदा कानून के तहत क्या हुआ था, देखिए शारदा कानून को पूरे ब्रिटिश भारत में कब लागू किया गया? शारदा कानून तो पहले कुछ क्षेत्रों के लिए थे, फिर इसको पूरे ब्रिटिश भारत में लागू कर दिया गया 1 मार्च 1930, 1 अप्रैल 1929, 1 मार्च 1930, 1 अप्रैल 1930। ठीक है, कब लागू किया गया? तो देखिए यहाँ पर शारदा कानून जो है आपको 1 अप्रैल 1930 ईस्वी को लागू पूरे ब्रिटिश भारत में कर दिया गया था। ठीक है, शारदा कानून के तहत लड़कियों और लड़कों का विवाह का उम्र कितना तय किया गया? देखिए यहाँ पर बाल विवाह को क्या कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया कि आप नहीं कर सकते हैं बाल विवाह। ठीक है, तो इसके बाद क्या बना, शारदा कानून बना। शारदा कानून के तहत यहाँ पर विवाह की उम्र का निर्धारण किया गया। तो शारदा कानून के तहत लड़कियों और लड़कों के विवाह का उम्र कितना तय किया गया था? तो लड़की का 14 वर्ष, लड़का का 18 वर्ष, लड़की का 18 वर्ष, लड़का का 14 वर्ष, लड़की का 18 वर्ष, लड़का का 19 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो शारदा कानून के तहत लड़की का उम्र 14 वर्ष और लड़का का उम्र 18 वर्ष किया गया था शारदा कानून के तहत। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, हरविलास शारदा के प्रयास से सितंबर 1929 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की ओर से एक कानून बनाया गया जिससे शारदा कानून के नाम से जाना जाता है। 1 अप्रैल 1930 ईस्वी में इस कानून को पूरे ब्रिटिश भारत में लागू किया गया था। प्रश्न पूछता है कि शारदा कानून को पूरे ब्रिटिश भारत में कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 1930 ईस्वी से लागू किया गया। इसके तहत शादी की उम्र में परिवर्तन किया गया और इसमें लड़कियों का उम्र जो है 14 वर्ष और लड़कों का उम्र 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, इसमें यानी शारदा कानून जो है शादी विवाह से संबंधित है। ठीक है, वर्तमान में विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी है? अभी जो वर्तमान में जो विवाह चल रहा है हम लोगों के समाज में, उसमें विवाह की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी तय की गई है? लड़कों का 14, लड़कियों का 18, लड़कियों का 18, लड़कों का 21, लड़कियों का 21, लड़कों का 24 या सभी। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में जो विवाह का उम्र अभी निर्धारित किया गया है उसमें लड़कियों का उम्र जो है 18 वर्ष एवं लड़कों का उम्र जो है 21 वर्ष। इसके पहले अगर शादी होता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसका विशेष डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। भारत में वर्तमान कानून बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया है। इस उम्र से कम उम्र में विवाह करना जो है दंडनीय अपराध है। ठीक है,
बाल विवाह का मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है कि बाल विवाह जो होते थे उसके मुख्य कारण क्या थे। बाल विवाह का मुख्य कारण क्या है? गरीबी, अशिक्षा, दहेज प्रथा या सभी। ठीक है, तो बाल विवाह का जो कारण है इसमें सभी आएंगे। गरीबी के कारण भी बाल विवाह होता था, अशिक्षा के कारण भी, दहेज प्रथा के कारण भी लोग बाल विवाह कर देते थे। राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। ठीक है, चलिए अगला। किस अधिनियम के तहत बाल विवाह होने पर 2 वर्ष की सजा एवं 1 लाख का प्रावधान है? ठीक है, किस अधिनियम के तहत? ठीक है, बाल विवाह का अधिनियम 1949, बाल विवाह अधिनियम 1978, बाल विवाह अधिनियम 2006 या कोई नहीं। ठीक है, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह होने पर 2 वर्ष की सजा एवं 1 लाख के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट में आपके लिए बना दिया गया है। देखिए हम क्या किए हैं, आपको इसी तरह से देखिए यहाँ पे सारा चीज़ थ्योरी और आपके साथ साथ ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ करवा दिया गया है। आपको इससे बेस्ट और आपको नोट्स मिलने जाने वाला नहीं है, जो कि JCERT किताब से आपको मिलेगा। और हम इसमें देखिए आपको किताब का चैप्टर नंबर भी बता दिए हैं। तो इसलिए आपको अगर सामाजिक विज्ञान हो, चाहे 1 से 5 शिक्षक हो, चाहे मैथ साइंस शिक्षक हो, यदि आपको टॉप करना है, अच्छे रैंक लाना है, तो JCERT जैक के किताब का हूबहू नोट्स पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा। एग्जाम में कभी भी आपको जाना हो, कहीं भी जाना हो, इसको पढ़ करके ही आप लोग जाइएगा। ठीक है, अगर केवल हिस्ट्री का जिनको नोट्स लेना होगा वो 100 रुपये में केवल ले सकते हैं। ज्योग्राफी का नोट्स स्पेशल लेना होगा तो 100 रुपये में ले सकते हैं। पॉलिटिकल का नोट्स केवल लेना होगा तो 100 रुपये में ले सकते हैं। ईच सब्जेक्ट 100 रुपये में ले सकते हैं, और नहीं तो 500 रुपये में टोटल 1 to 5 की तैयारी क्षेत्रीय भाषा छोड़ के यहाँ से करवाया जा रहा है। सामाजिक विज्ञान का या भाषा शिक्षक हो आप कर सकते हैं, मैथ साइंस शिक्षक हो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको हैंड रिटन नोट्स बना के PDF आपको मिलेगा, साथ में वीडियो क्लासेज मिलेगी और जुड़ने की सारी सुविधाएं एग्जाम तक के लिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी चलेगा। तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा, मोबाइल नंबर आपको आगे दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर क्या था, तो पहले 1949 में बना, फिर 1978 में बना, फिर 2006 ईस्वी में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया। सन 2006 ईस्वी के बाद बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार लड़कियों के शादी का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़कों का न्यूनतम 21 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, इसी के आधार पर बाल विवाह होने पर 2 वर्ष की सजा एवं 1 लाख रुपए के तहत जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार। सती प्रथा का अर्थ क्या है? आपको बताना है कि सती प्रथा का अर्थ क्या है। सत्य बोलने वाली स्त्री, स्त्री और पुरुष का एक साथ रहना, विधवा स्त्री अपने मृत पति के शव के साथ चिता में जीवित जला दी जाती थी, या कोई नहीं। ठीक है, तो इस सती प्रथा का अर्थ क्या है? सत्य बोलने वाली स्त्री ये नहीं है, स्त्री और पुरुष का एक साथ रहना ये नहीं है, विधवा स्त्री अपने मृत पति के शव के साथ चिता में जीवित जला दी जाती थी, इसी प्रथा को सती प्रथा कहते थे। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सती प्रथा का अंत किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से हुआ? सती प्रथा में बहुत अधिक दिलचस्पी दिखाने वाले कौन से भारतीय समाज सुधारक थे जिनके प्रयास से यहाँ पर अंग्रेज ने बात मानी और उनको समझा और सती प्रथा पर रोक लगाया? वो कौन भारतीय समाज सुधारक थे आपको बताना है। ठीक है, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या कोई नहीं। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत करने भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का हाथ जाता है, इसलिए इनका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट्स है। राजा राम मोहन राय जी थे जिनका जन्म 1772 ईस्वी में हुआ। यह ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं। सती प्रथा की समाप्ति करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक से आग्रह किया कि इस प्रथा को समाप्त किया जाए, यानी सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का हाथ आता है। ठीक है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? बहुत बारी प्रश्न आया है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या सभी। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत जो जिस गवर्नर जनरल ने किया उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयास से ही सती प्रथा का अंत किया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है आपको देखिए बनाया हुआ है। राजा राम मोहन राय ने व्यक्तिगत रूप से तत्कालिक उसमें जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उनको भी प्रेरित किए और उन्होंने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए पूर्ण समर्थन मांगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक को जब राजा राम मोहन राय ने बताए और इसके बारे में उन्होंने तहकीकात किया, और जब लॉर्ड विलियम बेंटिक को जब इस कुप्रथा का पता चला तो उन्होंने 1829 ईस्वी के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया और न्यायालय को
निर्देश दिया कि ऐसे मामले में मानव हत्या के अनुसार ही मुकदमा चलाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय ने किनको कहा? लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको सही पाया और इसको बंद करने का आदेश दे दिया। कब दिया? 1829 ईस्वी में। इस प्रकार सती प्रथा कब बंद हो गया? तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बंद किया गया। ठीक है, प्रारंभ में यह नियम केवल बंगाल के लिए था, किंतु 1870 ईस्वी में यह नियम मुंबई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। ठीक है, सती प्रथा का जो नियम था वो प्रारंभ में कहाँ बंद किया गया था? केवल बंगाल के लिए, लेकिन 1870 में यह मुंबई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया और सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख, पांडुलिक अभिलेख, साहित्य अभिलेख या सभी। ठीक है, तो सती प्रथा का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो यह आपका मिलता है, देखिए, एरन अभिलेख से। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको इसके बारे में जान जाइएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें महाराज भानुगुप्त के राजघराने के गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है आप सभी का। ऐसा प्रश्न देखिए बहुत कम जगह मिलेंगे आपको, बता देते हैं। ये सब JCERT में ही मिलेगा ना, और JCERT आप लोग पढ़ के नहीं जाइएगा तो कहिएगा प्रश्न बहुत भारी था, कहाँ से आया था। इसलिए JCERT को पहले फॉलो कीजिए, उसके बाद कुछ कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। प्रश्न यहाँ से बनता है कि सती प्रथा का अंत कब किया गया? 1829 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। और इसके लिए राजा राम मोहन राय ने व्यक्ति रूप से लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिला था। तो कौन व्यक्तिगत रूप से लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिला? राजा राम मोहन राय ने मिले। ठीक है, ब्रह्म समाज का संस्थापक किसको माना जाता है? ब्रह्म समाज का संस्थापक किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वरचंद विद्यासागर या कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा जो ब्रह्म समाज है उसका संस्थापक जो है माने जाते हैं राजा राम मोहन राय जी को ब्रह्म समाज का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, उसको भी हमने यहाँ पर नोट्स में मेंशन कर दिया है कि आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर राजा राम मोहन राय से आए तो आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं। क्लियर है, यहाँ से प्रश्न आता है, सती प्रथा के अंत का यही भारतीय समाज सुधारक ने प्रयास किया था। भारतीय पूर्ण जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, तो याद रखिएगा भारतीय पूर्ण जागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत का जनक किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। बंगाल में नवजागरण युग का जनक किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो देखिए राजा राम मोहन राय से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप सभी देख करके ही जाएंगे। ठीक है, भारतीय पूर्ण जागरण का अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय पूर्ण जागरण का अग्रदूत जो है आपको राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, विधवा पूर्ण विवाह के पक्षधर कौन थे? विधवा पूर्ण विवाह के पक्षधर कौन थे? राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, पंडित रमाबाई या सभी। ठीक है, तो विधवा पूर्ण विवाह के पक्षधर कौन थे आपको बताना है। तो विधवा पूर्ण विवाह के पक्षधर जो इसमें मुख्य रूप से सभी कोई थे। ठीक है, इसमें सभी कोई विधवा पूर्ण विवाह के पक्षधर थे, सभी कोई चाहते थे कि विधवा का फिर से विवाह हो जाए। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम को कब मान्यता प्रदान किया गया? 1856 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1858 या कोई नहीं। ठीक है, तो हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम को 1856 ईस्वी में मान्यता प्रदान किया गया। ठीक है, 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम के समय तात्कालिक गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम के समय तात्कालिक गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या सभी। ठीक है, तो 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम के समय जो गवर्नर जनरल थे वो आपके लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। शारदा सदन किसने स्थापित किया? शारदा सदन किसने स्थापित किया? राजा राम मोहन राय ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, पंडित रमाबाई ने, सभी। ठीक है, तो शारदा सदन किसके द्वारा स्थापित किया गया? पंडित रमाबाई की तरफ से शारदा सदन स्थापित किया गया है। ये शारदा सदन में क्या है इसको देख लीजिएगा आप सभी को, यहाँ पे हमने लिख दिया है। पंडित रमाबाई ने भी विधवाओं के लिए पुणे में आवास यानी शारदा सदन स्थापित किया, यानी शारदा सदन विधवाओं से जुड़ा हुआ है। पंडित रमाबाई ने भी विधवा होने पर स्वयं दोबारा विवाह किया था। पंडित रमाबाई ने बाल विवाह, बहु विवाह एवं महिलाओं के शोषण की कड़ी आलोचना की और महिलाओं को आत्मनिर्भर करने पर विशेष बल दिया। ठीक है, स्त्री शिक्षा पर किसने बल दिया? स्त्री शिक्षा पर किसने बल दिया? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ज्योतिराव फुले ने, सभी ने। ठीक है, तो स्त्री शिक्षा
का सभी को मन था कि सभी को स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय भी स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे, स्वामी दयानंद सरस्वती भी स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे, ज्योतिराव फुले भी स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे, यानी राइट आंसर डी होगा। ठीक है। महिलाओं के शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ कहाँ स्कूल खुले गए? ठीक है, कहाँ कहाँ स्कूल खोले गए? स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज द्वारा पंजाब में खोला गया, ज्योतिराव फुले के द्वारा महाराष्ट्र में खोला गया, ईसाई मिशनरी के द्वारा स्त्री शिक्षा के लिए कोलकाता में एक तरुण सभा स्त्री की स्थापना किया गया। सभी, तो राइट आंसर डी होगा। ये सभी स्त्री शिक्षा के लिए प्रयास किए थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदू और मुसलमान के अतिरिक्त पारसी समाज ने भी स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और दादा भाई नौरोजी तथा नौरोजी फरदून जी ने बालिकाओं को शिक्षित करने का अधिक प्रयास किया था एवं पारसी महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए जरदोशी मंडल स्थापित किया था। ठीक है। उसके बाद स्त्री शिक्षा के लिए क्या हुआ? तो 1819 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों के द्वारा स्त्री शिक्षा के लिए कोलकाता में एक तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई। प्रश्न आया हुआ है कि तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता में। किसके द्वारा? ईसाई मिशनरी के द्वारा। कब? 1819 ईस्वी में। ठीक है। 1849 ईस्वी में जे.बी. बेटन ने कोलकाता में बालिका विद्यालय की स्थापना की। जे.बी. बेटन ने कोलकाता में बालिका विद्यालय की भी स्थापना किया था। ठीक है। चलिए, स्त्री शिक्षा के लिए और भी यहाँ पर एक और आता है नियम कानून। देखिएगा, वुड्स डिस्पैच को क्या कहा जाता है? इस वुड्स डिस्पैच को हम आपको एक PDF में बहुत ही डिटेल्स रूप से आपको दिए हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, महिला अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, यह सभी। ठीक है। तो वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, महिलाओं का अधिकार कहा जाता है, शिक्षा का अधिकार कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सबसे अधिक देखिएगा प्रश्न कहीं रहता है तो पूछता है कि आपको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है। चलिए, स्त्री पुरुष तुलना नामक एक पुस्तक की रचना किसने की? स्त्री पुरुष तुलना नामक एक पुस्तक की रचना किसने की? ताराबाई शिंदे, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या कोई नहीं। ठीक है। तो स्त्री पुरुष तुलना नामक एक पुस्तक की रचना जो है ताराबाई शिंदे के द्वारा किया गया था। ठीक है। देखिए, 1882 ईस्वी में प्रकाशित हिंदू मुस्लिम सभा के लिए स्त्री पुरुष तुलना नामक एक पुस्तक की रचना की गई थी और स्त्री पुरुष तुलना की रचना किसने किया था? तो ताराबाई शिंदे के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है। ये सब कहीं आपको प्रैक्टिस सेट में मिलने जानने वाला नहीं है। ये सब JCERT का बीच से आपको निकाला गया प्रश्न है। ठीक है। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक थी। भारत की प्रथम महिला चिकित्सा थी कादम्बनी गांगुली या सभी। ठीक है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा भारत की प्रथम महिला चिकित्सक का नाम है कादम्बनी गांगुली। कौन है? कादम्बनी गांगुली भारत की प्रथम महिला चिकित्सक थी जो कि स्नातक थी चिकित्सा में। ठीक है। भारतीय महिला द्वारा लिखित प्रथम आत्मकथा थी। भारतीय महिला द्वारा लिखित प्रथम आत्मकथा थी भारत दुर्दशा, काव्य मीमांसा, अमर जीवन या सभी। ठीक है। किसी भी भारतीय महिला के द्वारा लिखी गई प्रथम कथा का नाम है अमर जीवन। अमर जीवन। ठीक है, अमर जीवन है। क्लियर। चलिए, देखिए यहाँ पे क्या है, किसके द्वारा लिखा गया वो भी बता देते हैं। रास सुंदरी देवी ने गृहिणी होते हुए भी अमर जीवन नामक आत्मकथा लिखी। यह संभवतः किसी भारतीय महिला के द्वारा लिखित प्रथम आत्मकथा थी। ठीक है। और रास सुंदरी देवी के द्वारा अमर जीवन कथा लिखा गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखा? तो रास सुंदरी देवी ने लिखा। और ये किसी भारतीय महिला द्वारा लिखा गया प्रथम आत्मकथा कौन है? तो अमर जीवन है। ठीक है। स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? राज सुंदरी देवी, कादम्बनी गांगुली, ताराबाई शिंदे या सभी। राइट आंसर सी होगा, ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया था। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ताराबाई शिंदे ने 1882 ईस्वी में प्रकाशित स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना की है। स्त्री पुरुष तुलना की रचना किसने की? ताराबाई शिंदे ने की। याद करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न आपका रहेगा। ठीक है। झारखंड की दीपिका कुमारी जुड़ी हुई है। देखिए, झारखंड का आपका एक टॉपिक बनाया गया है, झारखंड अलग से नहीं पढ़ना है। आप झारखंड का यहाँ जितना भी JCERT टेक्स्ट बुक से हर चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, हर चैप्टर में आपको झारखंड का रिलेटेड GK मिल जा रहा है, इसलिए आपको अलग से विशेष देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ से झारखंड भी देखते चलेंगे। झारखंड की दीपिका कुमारी किससे जुड़ी हुई है? भारतीय महिला तीरंदाज, भारतीय कबड्डी खिलाड़ी, भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी या भारतीय हॉकी महिला खिलाड़ी है। कौन है? झारखंड की दीपिका कुमारी। ठीक है। झारखंड की दीपिका कुमारी जो है वो क्या है? भारतीय महिला तीरंदाज है। ठीक है, भारतीय महिला तीरंदाज है दीपिका कुमारी। अब देखिएगा यहाँ पे क्या आपको दीपिका कुमारी को हम यहाँ पर नोट्स बना दिए हैं कि आपको दीपिका कुमारी से और कुछ पूछे तो आप बता सके। ठीक है। दीपिका कुमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भारतीय महिला तीरंदाज है। याद हो गया?
इनका जन्म 13 जून 1994 ईस्वी को झारखंड राज्य के रांची जिला के रातू प्रखंड में हुआ था। 2006 ईस्वी में मैक्सिको के मेरिडा शहर में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। 2010 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीता और यहाँ से झारखंड का नाम रोशन होता है और यहाँ से दीपिका कुमारी को लोग जानने लगे। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने केवल महिलाओं में झारखंड के महिलाओं का नाम रोशन नहीं किया, बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रेमलता अग्रवाल जुड़ी हुई है। प्रेमलता अग्रवाल जुड़ी हुई है, किस चीज़ से जुड़ी हुई है बताना है। महिला में पर्वतारोही से, तीरंदाजी से, कबड्डी से, हॉकी से। ठीक है, तो प्रेमलता अग्रवाल क्या है, पर्वतारोही है। चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे नीचे देख लेंगे, प्रेमलता अग्रवाल के बारे में क्लियर हो लेंगे कि क्या है इनका जीवनी। प्रेमलता अग्रवाल भारतीय पर्वतारोही हैं। इनका जन्म 1963 ईस्वी में जुगसलाई, जमशेदपुर राज्य झारखंड में हुआ है। यानी प्रेमलता अग्रवाल कहाँ की रहने वाली हैं, झारखंड की रहने वाली है, जमशेदपुर की हैं, जुगसलाई की हैं, झारखंड राज्य के हैं। ठीक है, 48 वर्ष की आयु में इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, कौन है, माउंट एवरेस्ट। 48 वर्ष की आयु में इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट को फतह कर नया रिकॉर्ड तैयार किया। इन्होंने 20 मई 2011 ईस्वी को सुबह 9:35 में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। ठीक है, 9:35 बजे माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। ठीक है, प्रेमलता अग्रवाल 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने वाले भारतीय महिला पर्वतारोही है। ठीक है, तो भारतीय महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल जो है सबसे ऊंची चोटी पर फतेह करने वाली है और 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली भारतीय महिला है। ठीक है, चलिए भारतीय महिलाओं को विश्वविद्यालय में प्रवेश कब मिलने लगा, 1870 के दशक में, 1880 के दशक में, 1890 के दशक में या 1900 के दशक में। ठीक है, तो भारतीय महिलाओं को विश्वविद्यालय में प्रवेश जो है आपको 1880 के दशक से मिलने लगा था विश्वविद्यालय में प्रवेश। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की संघ के रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल विवाह के मामले में विश्व में कितने स्थान पर है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो रिपोर्ट बना हुआ था उसके अनुसार भारत में बाल विवाह के मामले जो आते थे वह विश्व में कितने स्थान पर है भारत में बाल विवाह, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो उस समय कौन था, तो दूसरा स्थान पर ये बाल विवाह में भारत था। ठीक है, रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम स्त्रियों की दयनीय स्थिति की निंदा अपनी कहानी में किया है। रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम स्त्रियों की दयनीय स्थिति की निंदा अपनी कहानी में किया है। सुल्तान का स्वप्न, अमार जीवन, कादम्बनी या कोई नहीं। ठीक है, मुस्लिम स्त्री को दयनीय का किस में किया है, तो ये आपका हो जाएगा सुल्तान का स्वप्न। सुल्तान का स्वप्न जो यहाँ पे आपको किताब मुस्लिम स्त्रियों का, तो उसमें रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम स्त्रियों की दयनीय स्थिति का तुलना किया है सुल्तान का स्वप्न में। ठीक है, इस तरह से आपको देखिए महिलाओं की स्थिति में सुधार आपका हिस्ट्री में एक सेशन बनाया गया है, एक टॉपिक आपको दिया गया है वो पढ़ना है। तो ये कहाँ से पढ़िएगा, तो आपको हमने सारा चीज़ ऊपर में बता दिया। इससे बाहर मत जाइएगा, विशेष जरूरी है तो आप उस चैप्टर का किताब पढ़ लीजिएगा। ऐसे हमने उसमें पूरा निचोड़ निकाल दिया, आपको इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप सभी यहाँ पर अगर सामाजिक विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, आपको मोबाइल नंबर दिया गया है पहले, या केवल हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। इसलिए सभी को एग्जाम जाने से पहले JCERT, क्योंकि सिलेबस बनाया गया है झारखंड राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम, इसलिए पाठ्यक्रम का हर टॉपिक वहीं से दिया है, आप जरूर दे करके जाइएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।